हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। यानी कि पृथ्वी पे जितनी भी आकृतियाँ मौजूद है, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदियाँ हो गई, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि बच्चों पता है कि इस चैप्टर की शुरुआत एक कहानी के थ्रू किया गया है। तो हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। और वो कहानी क्या है कि स्कूल से, यानी कि बिहार के अलग अलग स्कूलों से कुछ बच्चों को दिल्ली परेड में, यानी कि दिल्ली इंडिया गेट पे जो 26 जनवरी का परेड होता है, वहाँ दिखाने के लिए बच्चों को ले जाया जाता है। तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ बच्चे हैं जो ट्रेन के माध्यम से कहाँ जाते हैं, दिल्ली के लिए जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही जो ट्रेन है वो पटना जंक्शन से खुलती है, तो वो क्रॉस करते हैं कहाँ पे, सोन नदी को क्रॉस करती है। तो कुछ बच्चे नदियों को देखते हैं, उसमें मतलब देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। साथ ही साथ और जब आगे बढ़ते हैं, आरा बक्सर होते हुए जब ट्रेन आगे निकलती है, तो उनमें से कुछ बच्चे देखते हैं, तो आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि ये इधर का जो एरिया है, यानी कि आरा बक्सर वाला एरिया है, इस एरिया में ये लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैदान ही मैदान है, पर्वत पठार दिखाई नहीं देता है। तो उसी में से एक राहुल है, एक बच्चा है जिसका क्या नाम है, राहुल। तो वो क्या बोलता है कि अभी थोड़ी देर में यह गाड़ी जो है हमारे गांव के पास से गुजरने वाली है। खिड़कियों से देखना, दूर दूर तक क्या है, मैदान ही नजर आएंगे और दूर तक पहाड़ का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देगा। यानी कि ये क्या बता रहा है, राहुल जो है वो इसी एरिया का रहने वाला है, यानी कि मैदानी भाग का रहने वाला है। तो क्या बताता है लोगों से, और भी जो बच्चे उनके साथ जो दिल्ली जा रहे हैं परेड देखने के लिए, उनसे क्या बताता है कि अभी ये जो ट्रेन है वो मेरे घर से गुजरेगी और इस एरिया में आपको क्या दिखाई देगा, इस क्षेत्र में आपको सिर्फ और सिर्फ मैदान ही मैदान नजर आएंगे, कोई पर्वत पठार नहीं नजर आएगा। ठीक है, बीच में दखल देते हुए एक लड़का है मनोज, वो क्या बोलता है कि हमारे वाल्मीकि नगर में तो घने जंगल और पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जो मनोज है वो कहाँ का है, तो वो है वाल्मीकि नगर का, पश्चिमी चंपारण का ये लड़का है। और ये पश्चिमी चंपारण में किस एरिया से बिलोंग करता है, तो वो करता है वाल्मीकि नगर से। और वे अपने क्षेत्र के बारे में बताता है। क्या बताता है कि मेरे वाल्मीकि नगर में क्या है, घने जंगल और पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। तो राहुल बोला कि सच, मैंने तो कभी नहीं देखा। यानी कि राहुल तो मैदानी एरिया का रहने वाला था, यानी कि मैदानी क्षेत्रों का रहने वाला था, तो उसको वो पर्वत पठार तो कभी देखा नहीं था। तो जब मनोज उसको बता रहा है कि मेरे एरिया में क्या है, जंगल और पहाड़ दिखाई देते हैं, तो ये क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। बता रहा है कि हमने तो कभी पहाड़ देखा ही नहीं है। तभी गीता है, एक और लड़की है जो साथ में जा रही थी कहाँ पे, परेड देखने के लिए स्कूल की तरफ से दिल्ली। तो वो क्या बोलती है कि ऐसा भी क्या, कभी राजगीर और जमुई की ओर आओ, तब तुम्हें पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। यानी कि राजगीर और जमुई वाले एरिया में जाइएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, पहाड़ियाँ नजर आएंगी। तब मनोज बोलता है, जो वाल्मीकि नगर का रहने वाला था, वो क्या बोलता है कि मेरे यहाँ पहाड़ बहुत ऊंचे और बड़े हैं। तभी गीता बोली कि नहीं, मेरे यहाँ के पहाड़ ज़्यादा बड़े। यानी कि जो गीता है वो कहाँ की है, जमुई और राजगीर वाली एरिया की है। ठीक है, जमुई जिले की है। तभी इन्हीं जब बच्चे ये सारी बातें कर रहे थे, तो जो मैम थी जो इन बच्चों को साथ लेकर के जा रही थी दिल्ली, वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने सभी बच्चों को पास बुलाया और कहा कि ये पहाड़ पठार और मैदान जो है वो किसकी देन है, प्रकृति की देन है। यानी कि ये नेचुरली अकर होते हैं, यानी कि कैसे आते हैं, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं, प्रकृति के द्वारा पैदा होते हैं। ठीक है, अब देखो इस पिक्चर में जो दिखाया गया है आपके बुक में, वहाँ पे आप क्या देख करके समझ सकते हैं कि इधर वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये किसको बता रहा है, ये पहाड़ को बता रहा है। और पहाड़ का ऊपरी हिस्सा कैसा होता है बच्चों, नुकीला होता है। कैसा होता है, नुकीला होता है। पहाड़ से जस्ट और नीचे आएंगे, हल्का सा कम ऊंचाई पे आएंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, पठार नजर आएगा। क्या नजर आएगा, पठार। ठीक है, उसके बाद पठार से भी निचला जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैदान। और उससे जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सागर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक स्थल पे, यानी कि पृथ्वी पे अलग अलग आकृति के आपको स्वरूप नजर आएंगे, जिसमें क्या होगा, सागर होंगे, मैदान होंगे, पठार होंगे और पहाड़ नजर आएंगे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो क्या करा है कि शिक्षिका ने राहुल से पूछा। अब राहुल ज़्यादा बोल रहा था कि मेरे एरिया से क्या है ट्रेन गुजर रही है तो हम सबको बताएंगे। तो जो मैम है वो राहुल से पूछती हैं क्या पूछती हैं कि राहुल आप बताइए आपके गांव में भूमि कैसी है और लोग क्या क्या करते हैं, कैसे रहते हैं और कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं। यानी कि राहुल मैदानी एरिया का रहने वाला था, तो मैम मुझसे पूछते हैं कि मैदान के बारे में बताओ, अपने एरिया के आसपास के बारे में बताओ कि यहाँ मैदानी भागों में जो लोग रहते हैं वो क्या काम करते हैं, साथ ही साथ वो कैसे रहते हैं और कहाँ रहते हैं, किस टाइप के बने घरों में रहते हैं और क्या खाते हैं, भोजन में वो लोग क्या लेते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में राहुल से उन्होंने पूछा। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है इसमें क्या दिखाया गया है, मैदान का मतलब क्या है, एक पिक्चर दिखाया गया जिसमें क्या है कुछ घर बने हुए हैं, फसल लगी हुई है। ठीक है, तो मैदानी भागों का आप देखिएगा तो कुछ इस तरीके का दृश्य नजर आएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब तो राहुल से मैम ने पूछा तो राहुल क्या बता रहा है, क्योंकि ये रहने वाला मैदानी एरिया का था, तो ये क्या बताता है कि हमारे गांव में दूर दूर तक क्या है समतल भूमि है, न कहीं ऊंची न कहीं अधिक ऊंची न कहीं अधिक नीची है। यानी कि मेरे एरिया में मेरे गांव में जो भूमि है वो जो ज़मीन है वो कैसा है, समतल है। मतलब समतल कहने का मतलब क्या हुआ, बराबर है, समान उसका तल है, यानी कि वो समान ऊंचाई की है, न तो कहीं ज़्यादा ऊंचा है न कहीं ज़्यादा गड्ढा है। इसमें लोग क्या करते हैं, तो इसमें करते लोग धान गेहूँ चना इत्यादि जो फसलें हैं वो क्या करते हैं, उपजाते हैं। नदी एवं तालाब भी है, और ये क्या बताता है कि हमारे जो मैदानी भाग है वहाँ पे क्या है, नदी भी है, तालाब भी है। कृषि कार्य के लिए लोग क्या है, वर्षा पे आधारित है। यानी कि जो मैदानी भागों में लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं, वो किस पे आधारित होते हैं, वर्षा पे आधारित होते हैं। और बरसात के दिनों में क्या होता है, खेतों में पानी रुक जाता है और सिंचाई के लिए वर्षा के जल का भंडारण जो है वो और कहाँ पे किया जाता है, तो आहर में किया जाता है। ठीक है, और कुछ जगहों में ये और क्या बता रहा है कि कुछ जगहों में नहरों की व्यवस्था है, यानी कि मैदानी भागों में सिंचाई करने के लिए आहर के साथ साथ और किस चीज़ की व्यवस्था होती है, तो नहरों की व्यवस्था होती है। ठीक है, जो क्या है नदियों पे बांध बना करके पानी को मैदानी इलाकों में फसलों की सिंचाई करने के लिए क्या किया जाता है, नहर का निर्माण किया जाता है, पानी इससे लाया जाता है और खेतों की सिंचाई की जाती है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, नहर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नदियों में बांध बनाकर पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है, हर तरफ मिट्टी एक जैसी नहीं है। और राहुल और क्या बता रहा है कि जो मैदानी भाग है, जो समतल एरिया है, वहाँ की मिट्टियाँ सभी जगह एक जैसी नहीं होती है। कहीं कहीं पे जो मिट्टी है वो कैसी है, चिकनी मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है। ठीक है, और जब हम आगे पढ़ेंगे मिट्टियों के प्रकार के बारे में तो उसमें समझेंगे कि चिकनी मिट्टी क्यों बनती है, दोमट मिट्टी क्यों बनती है, कहाँ बनती है और उसकी क्या खासियत, उसमें कौन कौन से फसल उपजते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आगे हम लोग साइंस के जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या करें कि खेतों की जुताई के लिए हल बैल ट्रैक्टर पावर टिलर का उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहते हैं। तो और यहाँ पे क्या बता रहा है बच्चों कि जो चिकनी मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं, केवाल मिट्टी भी बोलते हैं, जिसमें धान की फसल क्या होती है, खूब होती है। दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब होती है। और ये क्या बता रहा है कि जो दलदली मिट्टी है उसमें क्या होता है, दलहन की फसल खूब होती है। और कई गांव, और ये क्या बता रहा है, और क्या खासियत बता रहा है कि कई गांव पक्की सड़कों से जुड़े हैं। यानी कि जो समतल वाला एरिया है, जो मैदानी भाग है, वहाँ की बहुत सारी गांवें जो है वो किससे जुड़ी हुई है, तो पक्की सड़कों से। और कई गांव जो है वो कच्ची सड़कों से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे लोग यातायात के रूप में किस चीज़ का यूज करते हैं, तो बैलगाड़ी, ट्रैक्टर हो गया, ठेला हो गया, ऑटो हो गया, इन सारी चीज़ों से क्या करते हैं लोग, सामग्रियों का या पशुओं का चारा इत्यादि ढोते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बस और रेलगाड़ी से शहर में नौकरी करने जाते हैं और शाम तक घर क्या हो जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं। कई लोगों में नदी नालों के किनारे जो है पेड़ सरकार ने लगवाए हैं, और कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन में लकड़ी और फल के लिए बगीचे भी लगा रखे हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें किसके बारे में बता रहा था, मैदानी भागों के बारे में बता रहा था। शहरी क्षेत्र के नज़दीक वाले खेतों में सब्जियों की खेती की जाती है, और साथ ही घरों के नज़दीक वाली ज़मीन पर कुछ किसान सब्जियां भी उगाते हैं, जिनकी बाज़ार में क्या है, खूब मांग है। ठीक है, लोग सब्जियों की खेती करके कहाँ बेचने जाते हैं, जो लोग शहरों के किनारे रहते हैं वो लोग अपना फसल जो सब्जी है वो शहरों में बेचते हैं, जिससे उनको ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, और क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि खाने में, अब देखो समतल वाले एरिया में यानी कि जो मैदानी भाग में जो लोग रहते हैं वो लोग खाने में क्या लेते हैं, तो वो लेते हैं भात रोटी, दाल हो गया, सब्जी हो गया, दूध दही हो गया, चूड़ा सत्तू और चना इनमें प्रमुख है। यानी कि ये सारी फसलें जो है वो लोग खाने के रूप में यूज करते हैं। बहुत अच्छा, यानी कि जो मैम है वो राहुल जब इतना सारा चीज़ बताया तो मैम बहुत खुश हुई और बोली बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तब क्या बोल रहा है कि शिक्षिका ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा कि प्राय नीची और समतल भूमि का प्रदेश क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है।
है, तो आपसे डिफिनीशन पूछे जब एग्जाम में, तो आप क्या लिखिएगा, पूछेगा कि मैदान क्या कहलाता है, तो आप क्या बोलिएगा कि प्रायः नीची और समतल भूमि का प्रदेश क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है। और मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने समीपवर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते, यानी कि पठार और पर्वत से हमेशा क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, निचले भाग को मैदान बोलते हैं। यह प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है। ठीक है, अब देखो आगे हमें पढ़ना है कि मैदान के मुख्यतः मैदान के प्रकार पढ़ना है, यानी कि मैदान कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो मैदान के प्रकार जब हम पढ़ते हैं तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं। मैदान कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है अपर्दन मूलक मैदान। कैसा होता है, एक मैदान होता है जिसको बोलते हैं अपर्दन मूलक मैदान, और दूसरा होता है निक्षेपण मूलक मैदान, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है बच्चों, तो तीसरा होता है रचनात्मक मैदान। कैसा होता है, रचनात्मक मैदान। तो इन तीनों मैदानों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, और साथ ही साथ पिक्चर के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो मैदान है, यानी कि जो प्लेन्स हैं, ये कैसे बनते हैं, इनकी रचना कैसे होती है, इसके बारे में समझते हैं। इनकी क्या क्या खासियत है, ये तीनों मैदान एक दूसरे से कैसे अलग है और इनकी क्या खासियत है। ठीक है, अब देखो पहला यहाँ पे मैदान है वो क्या है, अपर्दन मूलक मैदान। अब समझेंगे कि अपर्दन मूलक मैदान कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि वे मैदान जिनकी रचना अपर्दन क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है, और अपर्दन मूलक मैदान कहलाता है। तो ये समझेंगे कि अपर्दन कहते किसे हैं। ठीक है, तभी हमको समझ में आएगा कि अपर्दन मूलक मैदान क्या होता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं, जैसे नदियों में बाढ़ आती है। ठीक है, जब बाढ़ आता है नदी में, तो आप लोग देखिएगा कि नदी का में क्या होता है, पानी का फ्लो बहुत तेज़ होता है। ठीक है, पानी की जो धार होती है वो बहुत तेज़ होती है, और ये पानी जो है वो क्या करती है, अपने आसपास के एरिए को क्या करती है, काटते हुए, मतलब अपने में मिलाती हुई जाती है। साथ ही साथ हम लोग ये भी समझते हैं कि ये नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो वो पहाड़ों से निकलती है, और अपने साथ क्या करती है, बहाते हुए बहुत सारी चीज़ों को लाती है। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, यानी कि यहाँ से ज़मीन का कटना या फिर पहाड़ों से पत्थरों को बहाते हुए लाना, ये सब प्रक्रिया क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। तो इस तरीके से, यानी कि इस प्रक्रिया के माध्यम से जो मैदान बनता है उसको क्या बोलते हैं, अपर्दन मूलक मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर्दन मूलक मैदान। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बताया भी गया है, जैसे फिनलैंड का मैदान हो गया, उत्तरी यूरोप का मैदान हो गया, कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का जो मैदान हो गया, इसको क्या बोलते हैं, अपर्दन मूलक मैदान बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है निक्षेपण मूलक मैदान। अब ये निक्षेपण करने का मतलब क्या है, यानी कि जो नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी कंकड़ बहा करके लाती हैं, वो कहीं ना कहीं ला करके जब उसकी फ्लो, उसका यानी कि धारा का जो फ्लो होता है, जो करंट का जो फ्लो होता है, वो क्या हो जाता है, धीरे हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो अपने साथ जो भी चीज़ें काट करके बहा करके लाई हुई होती है वो छोड़ने लगती है, और पानी सिर्फ आगे बढ़ता है, यानी कि पानी की जो धार है वो स्लो हो जाता है, तो अपने साथ मिट्टी कंकड़ जो कुछ भी बहा करके लाती है वो छोड़ने लगती है। तो उस प्रकार, यानी कि उसके छोड़ने से, उसके निक्षेप के छोड़ने से जो मैदान बनता है, उस मैदान को क्या बोलते हैं बच्चों, निक्षेपण मूलक मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निक्षेपण मूलक मैदान। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गया कि अपर्दन मूलक मैदान क्या होता है, दूसरा निक्षेपण मूलक मैदान क्या होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं क्या है कि हमारा जो गंगा का जो मैदान है, हमारा बिहार वाला एरिया हो गया, यूपी वाला एरिया हो गया, ये जो मैदान है हमारे गंगा के आसपास के जो मैदान है वो किस प्रकार के मैदान कहलाएंगे, तो वो निक्षेपण मूलक मैदान कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा टाइप का जो मैदान है वो क्या है, रचनात्मक मैदान। अभी रचनात्मक मैदान कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के द्वारा होता है। जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान जो है वो क्या कहलाता है, रचनात्मक मैदान कहलाता है। और अब देखो मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास एवं परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं। यानी कि जो लोग मैदानी भागों में रहते हैं, और आप इस चीज़ को मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको एक खासियत देखने को मिलेगा मैदानी भागों में, कि यहाँ की जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं, तो मैदानी भागों में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं बच्चों, मैदानी भागों में। इसीलिए आप गौर कीजिएगा कि बिहार की जो जनसंख्या है वो भारत में, पूरे भारत में तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, बिहार की जनसंख्या जो है वो भारत में कितने नंबर पे आता है, 3rd नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा लगभग 11 करोड़ से भी ज़्यादा क्या हो गया है, बिहार की जनसंख्या हो गई। यानी कितने लोग रहते हैं। और जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करोगे
तो बिहार में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब क्या है कि रहने का एरिया इतना ही है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोग रहने लगे तो ये मतलब जितने लोग रहते हैं यानी कि जितना पॉपुलेशन है और उसके एरिया से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, घनत्व निकलता है, डेंसिटी निकलता है, यानी कि मतलब 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, सबसे मतलब 1 किलोमीटर एरिया में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, इस चीज़ को बताता है। क्या बताता है, जनसंख्या घनत्व बताता है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया में लगभग 1100 लोग रहते हैं। और वही अगर बात करोगे पहाड़ी इलाकों की बात करोगे तो मुश्किल से 100 लोग भी नहीं रहते 1 किलोमीटर एरिया के अंदर में, 80-85 के आसपास लोग रहते हैं। और मैदानी और बिहार में कितने लोग रहते हैं, तो लगभग 1100 के आसपास रहते हैं। तो ऐसा क्यों है, बिहार में इतने जनसंख्या घनत्व क्यों है, क्योंकि बिहार जो है वो मैदानी भाग है। कैसा भाग है, मैदानी भाग है। और मैदानी भाग में क्या होता है, सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो सारी की सारी उपलब्ध होती हैं। क्या क्या चाहिए, तो चाहिए भोजन चाहिए, खाने के लिए क्या चाहिए, भोजन। तो जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है उसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो भोजन बिहार में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जल चाहिए, जल भी मिलेगा। आवास चाहिए, घर चाहिए। तो घर मैदानी इलाकों में घर बनाना क्या होता है, सबसे आसान होता है, तो घर भी है। परिवहन की सुविधाएं चाहिए, सड़क चाहिए, रेल चाहिए, मतलब क्या हवाई जहाज चाहिए। तो सारी चीज़ जो सुविधाएं है वो मैदानी भागों में आसानी से मतलब उपलब्ध किया जा सकता है, ठीक है, बनाया जा सकता है। सड़कें अगर बिछाना चाहे, सड़कें बनाना चाहे या रेल की पटरियां बिछाना चाहे तो मैदानी इलाकों में कहीं भी बिछा सकते हैं। वही अगर बात करें पहाड़ों पे, तो पहाड़ों पे सड़क बनाना क्या होता है, कठिन होता है। फसल उगाना कठिन होता है। आवाजाही में क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो ये एक मेन रीज़न है कि बिहार की जनसंख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये मैदानी इलाका है और मैदानी इलाकों में क्या है, सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखो, ऐसे क्षेत्रों में सड़क, रेल मार्ग, अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती है, ठीक है। अब देखो, शिक्षिका ने कहा कि बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ क्या है, मैदानी भागों के रूप में फैला हुआ है और इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक मिलते हैं। तो यानी कि इस तरीके का जो फील्ड है वो कहाँ पे मिलता है, तो पश्चिम में पंजाब से लेकर के पूरब में असम तक वाला जो एरिया आप देखिएगा, जब इंडिया का आप मैप देखिएगा तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे अगर हम मैप बनाते हैं इंडिया का तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, यानी कि पंजाब वाले एरिया से लेकर के ये बिहार और असम वाला जो एरिया है, इस एरिया में यानी कि इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है वो क्या है, मैदानी भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडिया का, भारत का मैदानी भाग कहलाता है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो आपको इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे क्या है कि ये इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, ये जो इलाका है, ये जो एरिया है वो क्या कहलाता है, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। यह पूरा मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पे अन्न का उत्पादन क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसे भारत के उत्तरी विशाल के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखो, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग सीखेंगे पठार के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।